नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस के पी/क्यू के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं उसके फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र को समझेंगे। आज हमारी 5वीं क्लास है उत्तर प्रदेश पीसीएस की पी/क्यू सीरीज़ की। हम इस सीरीज़ को मंडे टू सैटरडे करते हैं, जिसमें हम 10 बजे पी/क्यू लगाते हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन देखिए आप। पहला कथन ये रहा, दूसरा ये रहा। उसके बाद हमें कूट के माध्यम से ये जवाब देना है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आता है, मतलब ये लेटेस्ट है। और यहाँ आप देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है। सेकंड कथन में कह रहे हैं कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी वन भूमि नहीं है, कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है। तो ये अपने आप में एक अतिरेक हो गया कि कोई वन भूमि नहीं है। हम डेटा उठाएंगे अभी ISFR का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हर 2 साल में जारी किया जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी लेटेस्ट डेटा जो है 2023 का है हमारे पास। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो है 6.24% है। ये इसका वनावरण है, मतलब वन आवरण, वनावरण वन भूमि जो है। और यदि हम टोटल वृक्षावरण भी देखें, जो आपके खेत के किनारे, मेड़ के किनारे या फिर सड़क के किनारे जो पेड़ बने हुए हैं, आपकी आबादी में बने हुए हैं, उनको मिलाकर देखें तो वो एरिया है आपका 3.72%। यदि हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो आपका आएगा 9.96%। तो ये जो है टोटल पौधों वाला एरिया हो गया, पेड़ों वाला एरिया हो गया। फिर भी ये 12.8% नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। और सेकंड में जो बात की जा रही है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, यहाँ पर कोई वन भूमि नहीं है। लेकिन अगर लेटेस्ट डेटा को अगर आप उठाकर देखोगे कि जौनपुर में 1.58% जो है वन भूमि है, और गाजीपुर में भी आप देखोगे कि 0.72% है, और बलिया के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप देखोगे कि 0.71% फॉरेस्ट लैंड है। तो ये लेटेस्ट डेटा है ISFR 2023 का। एक प्रश्न आपसे मैं करता हूँ कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र, इसको कहेंगे हम सर्वाधिक वन वाला इलाका है। सबसे कम बात करेंगे तो वो है आपका भदोही, जिसे आप कहते हैं संत रविदास नगर। ये जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। उत्तर प्रदेश में वन नीति कब आई थी, तो वन नीति उत्तर प्रदेश में कब आई थी, यूपी वन नीति 1998 में आई थी। अभी लेटेस्ट आप देखोगे कि 2017 में आई है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, उससे पहले यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई हैं वही लिखी हैं। और यहाँ बताया गया है कि पिछली रिपोर्ट 2021 की तुलना में उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 559.19 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो देश में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। सबसे कम, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले, सबसे कम की नहीं, यहाँ सर्वाधिक प्रतिशत की बात की जा रही है, यहाँ क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो परसेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे कि सोनभद्र यहाँ भी पहले नंबर पर है, उसके बाद चंदौली आता है, फिर श्रावस्ती आता है। तो परसेंट में ऊपर वाला डेटा यहाँ पर बदल गया। एक न्यूज़ आप देखिए कि लेटेस्ट है जुलाई 2026 की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे सुनिश्चित करने के लिए, और जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है, प्राकृतिक वन है, उस पर जो दबाव है उसको कम करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एनर्जी फॉरेस्ट, ऊर्जा वन, कौन सी वन, ऊर्जा वन स्थापित करने की घोषणा की है। और ये पहल जो है माँ के नाम एक पेड़ वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत शुरू की गई। अब ये एक पेड़ माँ के नाम, ये पहल जो है किसने शुरू की, तो जून 2024 में PM मोदी के माध्यम से ये पहल शुरू की गई थी। और इस अभियान का उद्देश्य था कि जो नागरिक हैं अपनी माताओं के सम्मान में
पेड़ लगाएं, इनको प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य था। किसका? एक पेड़ माँ के नाम का। अगला प्रश्न है दूसरा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूपी को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। गलत, क्योंकि 4 इकोनॉमिक जोन हैं। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी गलत है। 9, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। ये प्रश्न जो है 2023 में जो पेपर कैंसिल हो गया था यूपी आरओ प्री का, उसमें पूछा गया था। यहाँ उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र लिखे हैं, जो कितने हैं? टोटल 9 हैं। इधर आप देखोगे कि सबसे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र क्या है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड का एरिया क्या है, इन सब की क्या विशेषताएं हैं, वो एक क्लास में मैंने बता चुका हूँ। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो यूपी स्पेशल की जो मैं क्लास करा रहा था उसमें मैंने इसको टॉपिक को स्पष्ट तौर पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेष करके कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आरओ 2023 में तो मैंने बताया बुंदेलखंड वाला एरिया। बुंदेलखंड वाला एरिया जो है सूखा से प्रभावित है। यहाँ वर्षा कम होती है, जिस वजह से कृषि नहीं हो पाती, और बारिश पर यहाँ की पूरी खेती जो है डिपेंड है। बारिश कब होगी नहीं होगी कोई पता नहीं, अगर किसी ने फसल बो दी, बारिश नहीं हुई तो फसल मारी जाती है। इस वजह से आप देखोगे यहाँ बेहद गरीबी वाली स्थिति आप देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खेती बाड़ी में उनको कुछ हासिल नहीं होता। चौथा प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR किसके द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय वन सर्वेक्षण। इसके माध्यम से इसको हर 2 साल में जारी किया जाता है। यहाँ PIB का कुछ डेटा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से, जिसमें आप देखोगे एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर का एक्सपेंशन बताया गया है। ये इंडिया का डेटा है, खासकर यूपी की बात नहीं करेंगे हम, टोटल इंडिया का डेटा है। तो 2013 में यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना था, 2023 में अब क्या चेंजेस हुए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे कि बड़ा है। और जो फायर इंसिडेंट होते थे, वनों में आग लगने जैसी घटनाएं होती थी, 2021-22 से 2023-24 में इनमें गिरावट आई है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखना, इस तरफ बढ़ोतरी हुई है, इस तरफ गिरावट आई है। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने शुरू में आपको बताया था सोनभद्र सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में इसी का है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला एरिया है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वनावरण? भदोही, संत रविदास नगर। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यूपी की जो जलवायु है उसको पूछा गया है किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स, ऑप्शन स। तो यहाँ देखो कि अ ब स द कई बार ऑप्शन जो है ऐसे बन जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी वर्षा की बात की गई है यूपी में। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 से 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जो कि बात सही है, जिसे स्थानीय रूप से पूर्वा कहा जाता है। ऑप्शन 1 ठीक है। अगली में कह रहे हैं कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्रमिक वृद्धि होती है, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 8वें प्रश्न का सही जवाब है केवल 1, क्योंकि दूसरा वाला यहाँ गलत है। 9वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में या फिर क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक औसत वर्षा, मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है एवरेज वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? तो वो है आपका गोरखपुर। सबसे कम है आपका मथुरा। यहाँ पर यूपी में सबसे कम बारिश होती है। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में वनों में पाया जाने वाला वह कौन सा प्रमुख वृक्ष है जिसके फूलों से स्थानीय स्तर पर शराब बनाई जाती है, जिसके बीच वहाँ आर्थिक आजीविका का मुख्य साधन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महुआ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जैविक पदार्थ मतलब बायोमास। तो इसका सही जवाब है 11वें प्रश्न का उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ऑप्शन बी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर साल भर वर्षा जो है अच्छी खासी होती है
और टेम्परेचर जो है वो भी ठीक ठाक रहता है। तो यहाँ तेज़ धूप होती है जिससे पेड़, और सूर्य से रोशनी लेते हैं पेड़, जब धूप होगी तभी तो रोशनी लेंगे, तो सूर्य से रोशनी लेते हैं पेड़ जिसके माध्यम से ये भोजन बनाते हैं, मतलब सूर्य से भोजन बनाते हैं अपना ये। और भारी वर्षा हो रही है तो जो पौधों के विकास में बहुत सहयोगी है, पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, इस वजह से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कुछ चीज़ें कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वनों को जो है मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरी क्या है? उष्णकटिबंधीय, नम पर्णपाती वन, यहाँ लिख लेना आप, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सेकंड है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। तो ये 3 वनों के टाइप हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ करेक्ट कर लेना आप, ये 4 के बजाय 3 कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 12वां, जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। घास स्थल, अधिपादप, लाइकेन वन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1। ये आर प्री री एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ आप देखोगे कि जो पानी होता है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें जो हैं पानी को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे आप देखोगे कि पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा, पत्तियों में जाएगा, पत्तियों में होते हैं रंध्र, इनके माध्यम से ये वाष्प बनता है, वेपर बनता है, वेपर बनकर ये आसमान में जाएगा, वहाँ बादल बनाएगा। बाद में जब नमी ज़्यादा हो जाएगी उस एरिया में तो बारिश होगी। तो जब बहुत सारे पेड़ होंगे, इसी तरीके से प्रोसेस चलेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, बारिश अधिक होगी। ठीक है, बारिश अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर ये जो है जलीय चक्र ये अच्छा खासा है। इसके विपरीत आप देखोगे जैसे कि रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, वहाँ आप देखोगे कि वर्षा कम होती है, जिस वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, जलीय चक्र है, वो कम होता है, वर्षा कम होती है। और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, घने जंगल नहीं उग पाते, वहाँ केवल आपको कटीली झाड़ियाँ, घास फूस ये सब मिलेगा, क्योंकि पानी की कमी वहाँ पर है। और पानी की कमी क्या होती है, पेड़ों को पनपने नहीं देती। तो जलीय चक्र क्या है, आप देखिए कि पानी ऊपर जा रहा है, बारिश हो रही है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, वो करते हैं वन। आगे आप देखिए, आपने एक और नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण। इसके माध्यम से सूर्य से रोशनी लेकर, जो प्रकाश लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो ये प्रोसेस हो रही है, ऊपर जा रहा है पानी, इधर निकल रहा है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी पहल जो है केंद्र सरकार ने शुरू की थी, उसके बारे में पूछा गया है कि इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। तो ये तो सही है, लेकिन 2019 वाला ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। हमने इतने प्रश्न देखे। अब आप सोचोगे कि इसकी PDF हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होता। तो इसका PDF हम आपको देंगे, जिसमें आप टेलीग्राम पर जाएंगे इंडू GS क्लासेस के। अगर आप सर्च करना चाहें तो इस नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर डायरेक्ट आप उस टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे, जहां डे 5 कर जो क्लास होगी वहां जाकर आप देख सकते हैं कि ये PDF जो है आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में, जिसमें हम अच्छे से एक नए टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।